हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोरोना काल में सभी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ऑनलाइन पढ़ते रहें केमिस्ट्री को, फिजिक्स को और मैथ्स को, और अगर बायोलॉजी वाले हैं तो जूलॉजी और बॉटनी को भी। तो अपन ने कल क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? अपन ने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा की गणना करना एक अष्टफलकी यौगिक के लिए, एक चतुष्फलकी यौगिक के लिए। फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे और मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड विभाजन अष्टफलकी यौगिक में, चतुष्फलकी यौगिक में और वर्ग समतली यौगिक में, तीनों में बता दिया था। अब जेई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन है ऑनलाइन का, वो मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन है। जेई मेंस ऑनलाइन 2019 इसका क्या क्वेश्चन है वो मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन है FeH2O6 Cl2 तथा K2 NiCl4 की क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा ब्रैकेट में CFSE क्रमशः है ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है -2.4 डेल्टा O तथा -1.2 डेल्टा T। ऑप्शन नंबर बी है -0.4 डेल्टा O तथा -0.8 डेल्टा T। सी ऑप्शन है -0.4 डेल्टा O तथा -1.2 डेल्टा T। डी ऑप्शन है -0.6 डेल्टा O तथा -0.8 डेल्टा T। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जेई मेंस ऑनलाइन 2019 का। पहला वाला तो क्या है बताओ मेरे को। पहला वाला कॉम्प्लेक्स तो अष्टफलकीय संकुल है और दूसरा वाला क्या है बोलिए? चतुष्फलकीय यौगिक, क्लोरीड और दुर्बल लिगेंड है। अपन जानते हैं अष्टफलकीय संकुल के लिए FeH2O6 Cl2 आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था बताओ जल्दी से स्टूडेंट्स। हाँ जी बताइए, +2। और अगर आयरन हमारे पास +2 में है तो आयरन होता है 3d6 4s2। और अगर आयरन 3d6 4s2 है
तो ऑक्सीकरण संख्या अगर +2 है आयरन पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कहां से निकलेंगे स्टूडेंट्स? एस से। तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल गए, तो मैं D6 पर खड़ा हूं, और D6 पर खड़ा हूं, वाटर क्या है? दुर्बल लिगेंड, तो मैं D6 पर दुर्बल पे खड़ा हूं। आप मेरे को बताओ वाटर कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। और अगर दुर्बल लिगेंड है तो D6 पे अगर मैं वीक पे खड़ा हूं, तो अपन जानते हैं नीचे तो क्या लिखेंगे अष्टफल की यौगिक में? T2G को, और ऊपर किसको लिखेंगे? EG को। D में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। किसके हिसाब से बढ़ने? दुर्बल के हिसाब से। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। विन्यास क्या हो गया? T2G4 EG2। विन्यास क्या हो गया? T2G4 EG2, T2G4 EG2। ये अपने पास विन्यास हो गया T2G4 EG2। अब अगर अपन देखें तो CFSE को निकालने का सूत्र अष्टफल की यौगिक के लिए, अष्टफल की यौगिक के लिए CFSE को निकालने का सूत्र, हाँ जी बोलिएगा, अष्टफल की संकुल के लिए CFSE को निकालने का सूत्र -0.4 इंटू T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। T2G में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 4। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। T2G में तो 4 थे, EG में कितने हैं? 2। तो EG में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा O मैं पेयरिंग एनर्जी को जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि दुर्बल लिगेंड है, तो P को तो ऐड करने का मतलब ही नहीं है। दुर्बल लिगेंड में सारा बता रखा है, ये हो गया फॉर्मूला। तो ये कितना हो गया? -1.6 डेल्टा O प्लस, या सिंपल अभी अपन बोले तो -1.6 प्लस 1.2 डेल्टा O। तो -1.6 और हमारे पास -1.6 और प्लस 1.2 कितना हो गया? -0.4 डेल्टा O। तो CFSE की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो कितनी आ गई? हमारे पास आ गई -0.4 डेल्टा O। अब अपन किसके लिए बात करेंगे? अपन बात करेंगे, ये तो किसके लिए आ गया? अष्टफल की संकुल के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए आया है। तो इसके लिए तो CFSE की वैल्यू कितनी आ गई? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो आ गई -0.4 डेल्टा O। अब अपन बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन है? K2NiCl4 ये है। निकल अपन जानते +2 ऑक्सीकरण संख्या में है। निकल होता है 28 3D8 4s2। तो निकल है हमारे पास 28 3D8 और 4s2। ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो सीधा 3D8 4s0 कर दूं, तो 3D8 4s0। कुल मिलाकर मैं D8 पर खड़ा हूं। D8 पर क्लोरिडो वीक है, और अगर वीक है तो ऑफ कोर्स मैं D8 पर दुर्बल पे खड़ा हूं। मतलब ये क्या है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग, विभाजन ऑक्टाहेड्रल के उल्टा होता है। नीचे कौन होंगे? नीचे तो होंगे EG, और ऊपर कौन होंगे? T2G। 8 इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, दुर्बल के हिसाब से बढ़ता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
विन्यास क्या हो गया, Eg4 T2G4, विन्यास क्या हो गया, Eg4 और T2G4, Eg4 T2G4। अब अगर अपन देखें तो CFSE की मान, CFSE की गणना चतुष्फल की यौगिक के लिए, तो CFSE इज इक्वल टू -0.6 इंटू Eg में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Eg में, Eg कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो Eg में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 प्लस 0.4 इंटू T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और डेल्टा T, तो ये कितना हो गया, -2.4 प्लस 1.6 डेल्टा T इज इक्वल टू -0.8 डेल्टा T। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी वाला हो गया, नहीं हो गया। ऑक्टाहेड्रल के लिए तो CFSE की वैल्यू कितनी आ गई, -0.4 डेल्टा O, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की वैल्यू कितनी आ गई, -0.8 डेल्टा T। कल ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया है क्या, अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अष्टफल की संकुल है, तो उसके लिए CFSE इज इक्वल टू -0.4 इंटू T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डेल्टा O तो है ही सही, और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए -0.6 इंटू Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 0.4 इंटू T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसको अपन ने अभी सॉल्व किया। अब आज अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्या, CFSE को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो CFSE को प्रभावित करते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है, अपन लिखते हैं CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। अपन आज लिखते हैं स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है वो है CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, या स्टूडेंट्स बोलिएगा, स्थायित्व किसके प्रोपोर्शनल है, CFSE के। तो जितना ज़्यादा CFSE की वैल्यू रिलीज होगी सिस्टम के अंदर, तंत्र में स्थायित्व उतना अधिक होगा। तो अपन ये भी बोल सकते हैं संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, संकुल के स्थायित्व, संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक या CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ लिगेंड या लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड की प्रकृति या इंग्लिश में नेचर ऑफ लिगेंड। अपन जानते हैं जैसे जैसे लिगेंड की प्रबलता बढ़ेगी
किसके अकॉर्डिंग? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग। वैसे वैसे CFSE की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी या ज़्यादा निकलती चली जाएगी। तो अपन बोलते हैं कि जैसे जैसे लिगैंड की प्रबलता बढ़ती है, जैसे जैसे लिगैंड की प्रबलता बढ़ती है, जैसे जैसे लिगैंड की प्रबलता बढ़ती है, किसके अकॉर्डिंग? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग। वैसे वैसे CFSE की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे वैसे CFSE का मान बढ़ता है या स्थायित्व बढ़ता है। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा CFSE की वैल्यू उतनी ज़्यादा तंत्र से लिबरेट होगी, निकलेगी, और उतना ही ज़्यादा तंत्र का स्थायित्व होगा। बिकॉज स्टेबिलिटी, स्थायित्व किसके समानुपाती है? वो CFSE वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स हैं, मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स हैं। मेरे पास है NiH2O6 2 पॉजिटिव, मेरे पास है NiNH3 6 2 पॉजिटिव, मेरे पास है NiNO2 6 4 नेगेटिव। जब अपन स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड की बात करते हैं, जब अपन लिगेंड की प्रकृति की बात करते हैं या लिगेंड की प्रबलता की बात करते हैं, तो अपन क्या करते हैं? मेटल आयन पर ऑक्सीकरण संख्या को समान रखते हैं और समन्वय संख्या को भी समान रखते हैं। सभी में निकल पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में निकल पे ऑक्सीकरण संख्या +2। वाटर उदासीन है तो X + 6 × 0 = +2, तो निकल पे +2। यहां पर भी Ni अमोनिया उदासीन है तो निकल पे ऑक्सीकरण संख्या स्टूडेंट्स +2। और यहां पर NO2 पर चार्ज -1 होता है, ये नाइट्रिटो N है क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। तो अगर नाइट्रिटो N है, डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो इस पर चार्ज -1, कितने हैं? 6। तो X - 6 = -4, तो X - 6 = -4, तो वापस निकल पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी? +2। तो जब मैं लिगेंड की प्रबलता की बात करूंगा तो मैं क्या सेम रखूंगा? मैं मेटल आयन पर या धातु आयन पर ऑक्सीकरण संख्या को समान रखूंगा। दूसरी बात, मैं समन्वय संख्या समान रखूंगा। सभी जगह समन्वय संख्या क्या है? 6। क्योंकि अगर समन्वय संख्या अलग अलग होगी तो मैं जानता हूं, अगर मेरे पास वर्ग समतली संकुल है, मैंने आपको कल एक रिलेशन बताया था, डेल्टा SP is 1.3 times of delta O and delta T is 4/9 of delta O। ये 2 रिलेशन मैंने आपको बताए थे। तो अगर मैं अलग अलग संकुल ले लूंगा, एक वर्ग समतली ले लूं, एक अष्टफलकी ले लूं और एक चतुष्फलकी ले लूं, तो चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि तीनों के लिए CFSE की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात करता हूं या लिगेंड की अगर मैं प्रबलता की बात करता हूं, तो जब मैं लिगेंड की प्रबलता की बात करता हूं तो मैं 2 काम करता हूं। एक तो धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या समान लेता हूं,
क्योंकि अभी अगला जो पॉइंट है वो है केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व। अगर आवेश घनत्व अधिक होगा, एक पर +2 है, एक पर +3 है, एक पे +4 है, तो जैसे जैसे धातु आयन पर धनात्मक आवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी लिगेंडों को अपनी ओर ध्रुवित करने की या आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो CFSE की वैल्यू ज्यादा लिबरेट होगी या CFSE का मान अधिक होगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, जब मैं लिगेंड की प्रबलता की बात करता हूं तो दो काम किए। एक तो क्या, समन्वय संख्या सेम रखी, सभी जगह समन्वय संख्या 6। इसका मतलब तीनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं और तीनों पे मेटल आयन पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। तो अब मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे लिगेंड की प्रबलता बढ़ेगी, जैसे जैसे लिगेंड की प्रबलता बढ़ती है, जैसे जैसे लिगेंड की प्रबलता बढ़ती है, CFSE की वैल्यू बढ़ती है और स्थायित्व बढ़ता है। जैसे जैसे लिगेंड की प्रबलता बढ़ती है, CFSE की वैल्यू इंक्रीज होती है, और अगर CFSE की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो स्थायित्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, CFSE के। तो अपन लिगेंड की प्रबलता की बात कब करेंगे? अपन लिगेंड की प्रबलता की बात तब करेंगे जब हमारे पास मेटल आयन पर ऑक्सीकरण संख्या समान हो। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो, समान। ऑक्सीकरण संख्या समान हो और समन्वय संख्या भी, ये दोनों चीजें क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जब ऑक्सीकरण संख्या भी समान हो और समन्वय संख्या भी समान हो, ऑक्सीकरण संख्या भी समान हो, समन्वय संख्या भी समान हो, फिर अपन बात करते हैं कि जैसे जैसे लिगेंड की प्रबलता बढ़ेगी वैसे वैसे CFSE की वैल्यू बढ़ेगी और स्थायित्व बढ़ेगा। अपन जानते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग वाटर के कंपैरिजन में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और अमोनिया के कंपैरिजन में NO2 नेगेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जैसे जैसे मेरे पास लिगेंड की प्रबलता बढ़ेगी, ये क्या है, लिगेंड की प्रबलता का क्रम, तो अपन बोलते हैं कि प्रबलता क्या होगी, इंक्रीज, और प्रबलता बढ़ेगी तो डेफिनेटली CFSE की वैल्यू बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, स्टूडेंट्स। मेरे पास है FeH2O6 3 पॉजिटिव, मेरे पास है FeNH3 6 3 पॉजिटिव, मेरे पास है FeNO2 6 3 नेगेटिव, मेरे पास है FeCN6 3 नेगेटिव।
तो मेरे पास 4 कॉम्प्लेक्स हैं, चारों में मेरे पास समन्वय संख्या कितनी है बोलिएगा? 6। और सभी में आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या +3। सभी में आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बोलो? +3। वाटर उदासीन है तो आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या +3। अमोनिया उदासीन तो वाटर पे, अगर अमोनिया उदासीन तो आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या +3। यहां पर NO2 पर चार्ज -1 तो x - 6 = -3, तो आयरन पे वापस से ऑक्सीकरण संख्या +3। और साइनाइड पे चार्ज -1 तो x - 6 = -3, तो x = +3। तो सभी जगह मेटल पे ऑक्सीकरण संख्या क्या? सेम। समन्वय संख्या सभी जगह क्या? 6। तो जैसे जैसे लिगैंड की प्रबलता बढ़ेगी, CFSE का मान बढ़ेगा, तो संकुल का स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। तो अपन बोलते हैं जैसे जैसे लिगैंड की प्रबलता इंक्रीज होगी, जैसे जैसे लिगैंड की प्रबलता जैसे जैसे लिगैंड की प्रबलता बढ़ेगी, प्रबलता इंक्रीज होगी, CFSE की वैल्यू इंक्रीज होगी या CFSE का मान बढ़ेगा और CFSE का मान बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अपन लिगैंड की प्रबलता की बात कब करेंगे? जब मेटल आयन पर, धातु आयन पे ऑक्सीकरण संख्या समान हो और समन्वय संख्या क्या हो स्टूडेंट? समान। तो जैसे जैसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग लिगैंड की प्रबलता बढ़ेगी, वैसे वैसे CFSE का मान बढ़ेगा तथा दूसरे शब्दों में संकुल का स्थायित्व बढ़ेगा। अपन जानते हैं वाटर के कंपैरिजन में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड, अमोनिया के कंपैरिजन में NO2 नेगेटिव उससे स्ट्रॉन्ग, और NO2 नेगेटिव के कंपैरिजन में साइनाइड और स्ट्रॉन्ग। तो अपन जानते हैं लिगैंड की प्रबलता में हमारे पास वाटर, वाटर से स्ट्रॉन्ग लिगैंड, अमोनिया, अमोनिया से स्ट्रॉन्ग लिगैंड NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव से स्ट्रॉन्ग लिगैंड साइनाइड। ये हमारे पास लिगैंडों की प्रबलता क्या हो रही है? ये हमारे पास लिगैंडों की प्रबलता बढ़ रही है। क्लियर है? ये हो गया पॉइंट नंबर 1, लिगैंडों की प्रबलता। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 है केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व। केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व अगर अपन देखें तो जैसे जैसे केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी लिगैंडों को अपनी ओर ध्रुवित करने की या आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो दोनों के बीच में वैद्युत आकर्षण के बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो CFSE की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स हैं, मेरे पास है CrH2O6 2 पॉजिटिव, मेरे पास है CrH2O6 3 पॉजिटिव।
ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं। अपन केंद्रीय धातु आयन पर जब आवेश घनत्व की बात करेंगे, जब अपन केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व की बात करेंगे तो अपन लिगेंड समान रखेंगे और समन्वय संख्या भी समान रखेंगे। दोनों जगह लिगेंड कौन है? दोनों ही जगह आप मेरे को बताओ, लिगेंड वाटर है तो लिगेंड को मैंने क्या कर दिया? समान। लिगेंड समान, दोनों जगह कौन है लिगेंड? वाटर, H2O। तो लिगेंड समान है दोनों जगह और समन्वय संख्या भी समान है। समन्वय संख्या दोनों जगह क्या है? 6 है, नहीं है? तो समन्वय संख्या क्या हो गई? समन्वय संख्या दोनों जगह 6 है, सेम है। तो जब अपन केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व की बात करेंगे तो अपन लिगेंड भी सेम लेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता एक जगह वाटर ले लूं एक जगह अमोनिया ले लूं, क्योंकि दोनों की प्रबलता अलग अलग है। तो दोनों जगह मेरे को लिगेंड सेम लेना पड़ेगा और समन्वय संख्या मैं सेम लूंगा। और सेम लूंगा तो यहां पर क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी? +2। और यहां पर क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी? +3। तो अपन जानते हैं अगर क्रोमियम पर चार्ज +3 है तो उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ गई। ध्रुवण क्षमता मतलब उसकी लिगेंडों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, जो लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर बढ़ेगी तो CFSE की वैल्यू ज़्यादा लिबरेट होगी और CFSE का मान बढ़ेगा तो स्थायित्व ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ेगा। तो अपन बोलते हैं कि अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं तो अपन बोलते हैं जैसे जैसे केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व बढ़ता है, जैसे जैसे केंद्रीय धातु आयन पर जैसे जैसे केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व बढ़ता है CFSE की वैल्यू इंक्रीज होती है और CFSE की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर मैं केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व की बात करूंगा तो मेटल तो मैं सेम लूंगा, धातु आयन तो ऑफ कोर्स सेम लूंगा, दोनों जगह क्रोमियम है, लेकिन यहां पर क्रोमियम पे +2 है और यहां पर क्रोमियम पे +3 है। तो क्रोमियम +3 की ध्रुवण क्षमता मतलब लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो वो लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर प्रबलतम वैद्युत आकर्षण के बल से खींचेगा। और जब दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण के बल बढ़ेंगे तो CFSE की वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी या स्थायित्व बढ़ेगा। तो अपन केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व की बात तब करेंगे जब हमारे पास लिगेंड भी सेम हो और समन्वय संख्या भी समान हो। यहां पर दोनों जगह समन्वय संख्या कितनी है? 6। और दोनों जगह लिगेंड कौन है? वाटर। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व। पहला हो गया लिगेंड की प्रबलता, 2 हो गया केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व। अब अपन 3rd पॉइंट की बात करते हैं जो CFSE को प्रभावित करता है। हमारे पास जो 3rd पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है
वो पॉइंट कहता है कि जो केंद्रीय धातु आयन है वो कौन सी श्रेणी का है, 3D श्रेणी का है, 4D श्रेणी का है या 5D श्रेणी का है। वो कौन सी श्रेणी का है, 3D श्रेणी का है वो मेटल आयन, या मेटल आयन हमारे पास 4D श्रेणी का है, या मेटल आयन हमारे पास 5D श्रेणी का है। क्योंकि क्या होगा, नीचे जाते हैं 3D से 4D और 4D से 5D, तो CFSE की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसका कारण क्या, नीचे जाते हैं तो Z प्रभावी या Z इफेक्टिव बढ़ता है। क्योंकि लेंथनाइट संकुचन के कारण क्या होगा, नीचे जाओगे तो 5D श्रेणी है, तो 5D से पहले कौन आ गया, 4F। 4F का परिरक्षण प्रभाव कमजोर होता है, जिसको अपन लेंथनाइट संकुचन कहते हैं। तो क्या होगा, Z प्रभावी बढ़ेगा, और अगर Z प्रभावी बढ़ेगा तो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के बल बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो CFSE की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगर मेरे पास केंद्रीय धातु आयन 3D का है तो 3D से ज्यादा CFSE की वैल्यू 4D के लिए, और 4D से ज्यादा CFSE की वैल्यू 5D श्रेणी के लिए। तो मैं बोलता हूं कि अगर हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु 3D का है, एक 4D का है और एक 5D का है, तो नीचे जाओगे तो क्या बढ़ेगा, Z इफेक्टिव। हिंदी में Z इफेक्टिव को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं Z प्रभावी। एक ही बात है, चाहे मैं Z इफेक्टिव बोलूं चाहे मैं Z प्रभावी बोलूं, तो नीचे जाओगे तो Z प्रभावी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और Z प्रभावी बढ़ेगा तो डेफिनेटली मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैद्युत आकर्षण के बल बढ़ेंगे, तो CFSE की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर CFSE की वैल्यू इंक्रीज होगी तो अपन बोलते हैं कि नीचे जाओगे तो स्टेबिलिटी भी ऑफ कोर्स बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। कोबाल्ट 3D का हो गया, लिगेंड सेम रखना है, अमोनिया, ऑक्सीकरण संख्या भी सेम रखनी है +3। मेरे पास है कोबाल्ट, रोडियम, और इरिडियम। आप मेरे को बताओ, कोबाल्ट तो किसका है, 3D श्रेणी का, रोडियम है 4D का, और इरिडियम किसका है, 5D श्रेणी का। 3D श्रेणी बोलो, 3D श्रेणी में कौन कौन आता है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। थ्री डी श्रेणी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 3D श्रेणी हो गई। 4D श्रेणी इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टिक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये पीडी है, पैलेडियम। रोडियम के बाद पैलेडियम, पीडी। अच्छा,
कैटेलिस्ट होता है निकल और पैलेडियम। 5D श्रेणी लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। तो हमारे पास कोबाल्ट किस श्रेणी का है बेटा? कोबाल्ट तो है 3D श्रेणी का, रोडियम है 4D श्रेणी का और इरिडियम है 5D श्रेणी का। तो जब अपन ऊपर से नीचे जाएंगे 3D से 4D और 5D, तो नीचे जाने पर क्या होगा? Z प्रभावी या Z इफेक्टिव बढ़ेगा। इंग्लिश में लिख देता हूं, Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा। Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैद्युत आकर्षण के बल बढ़ेंगे तो CFSE की वैल्यू बढ़ेगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मैं 3D, 4D और 5D की बात कब करूंगा? जब लिगेंड सेम हो, समन्वय संख्या सेम हो और मेटल आयन पर ऑक्सीकरण संख्या सेम हो। आप मेरे को बताओ कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3। रोडियम पे ऑक्सीकरण संख्या +3, इरिडियम पर ऑक्सीकरण संख्या +3। तो ऑक्सीकरण संख्या सेम है, लिगेंड भी सेम है, सभी जगह लिगेंड अमोनिया, समन्वय संख्या 6। तो मेरे पास अब ये कहूँगा कि हमारे पास जो कोबाल्ट है वो किस श्रेणी का है? 3D श्रेणी का। रोडियम कौन सी श्रेणी का है? 4D श्रेणी का। और इरिडियम कौन सी श्रेणी का है? 5D श्रेणी का। तो मैं कहूँगा जैसे जैसे नीचे जाओगे 3D से 4D, 4D से 5D श्रेणी पर Z प्रभावी का मान बढ़ेगा तो CFSE की वैल्यू इंक्रीज होगी। CFSE की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्थायित्व बढ़ता जाएगा। तो अपन बोलते हैं Z प्रभावी इंक्रीज होगा या Z इफेक्टिव। 3D से 4D, 4D से 5D जाओगे तो Z इफेक्टिव या Z प्रभावी बढ़ेगा तो CFSE की वैल्यू इंक्रीज होगी और CFSE की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। मैंने आपको बताया था 4D और 5D में दुर्बल लिगेंड भी प्रबल लिगेंड के रूप में काम करता है। 4D और 5D में दुर्बल लिगेंड भी प्रबल लिगेंड के रूप में काम करता है। उसका कारण है Z प्रभावी अपन 4D और 5D श्रेणी में देखते हैं। अपन लिगेंड की नेचर को नहीं देखते 4D और 5D में, अपन किसको देखते हैं? Z प्रभावी को। तो जो वीक लिगेंड होता है वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में काम करता है। अगर यहाँ पर मेरे पास फ्लोरिडो होता COF6, यहाँ पर फ्लोरिडो होता, यहाँ पर भी फ्लोरिडो होता, तो भी नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती, क्योंकि फिर फ्लोरिडो हमारे पास वीक लिगेंड के रूप में 4D और 5D में कार्य नहीं करता, वो स्ट्रॉन्ग के रूप में काम करता। तो RFF6 नेगेटिव अगर होता तो हमारे पास संकरण D2sp3 होता और IRF6 नेगेटिव होता तो संकरण D2sp3 होता, क्योंकि वो आंतरिक कक्षक संकुल बनाता। क्यों? अगर Z प्रभावी बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचेगा, अंदर की ओर खींचेगा तो आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल बनेगा। तो अगर अपन बात करें तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है 3D का, 4D का और 5D का। इन तीनों में तो क्या है? 3D श्रेणी का है। तो 3D श्रेणी में तो अपन लिगेंड को देखते हैं और लिगेंड को देखेंगे तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। संकरण क्या होगा? D2sp3। संकरण क्या होगा? D2sp3। क्या बनेगा? आंतरिक कक्षक संकुल। यहां पर भी संकरण D2sp3, आंतरिक कक्षक संकुल, और यहां पर भी संकरण D2sp3 और आंतरिक कक्षक संकुल। तीनों में संकरण D2sp3 और आंतरिक कक्षक संकुल। और नीचे जाओगे 3D से 4D, 4D से 5D, तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो CFSE की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मेरे पास यही होता फ्लोरिडो के साथ
COF6 3 नेगेटिव, मेरे पास होता रोडियम RHF6 3 नेगेटिव, मेरे पास होता IRF6 3 नेगेटिव। वापिस से तीनों पे मेटल आयन पर ऑक्सीकरण संख्या सेम, तीनों पे ऑक्सीकरण संख्या +3। यहां पर देखूंगा तो कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +3, रोडियम पर भी +3 और इरिडियम पे भी +3। तो यहां पर तीनों पे ऑक्सीकरण संख्या सेम, लिगेंड भी सेम, तीनों जगह फ्लोरिडो है, समन्वय संख्या भी 6। कोबाल्ट किसका है? 3D श्रेणी का, रोडियम किसका है? 4D श्रेणी का, और इरिडियम किसका है? 5D श्रेणी का। अब 4D और 5D में लिगेंड की नेचर को नहीं देखते अपन, क्या देखते हैं? Z प्रभावी। यहां पर वीक लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में काम करता है, किसमें? 4D और 5D श्रेणी में। तो यहां तो कोबाल्ट है, तो संकरण क्या होगा? sp3d2 क्या बनाएगा? बाह्यतम कक्षक संकुल। लेकिन यहां पर अपन फ्लोरिडो को नहीं देखेंगे, अपन किसको देखेंगे? रोडियम को। रोडियम 4D का है और इरिडियम 5D का है। तो यहां पर लिगेंड की नेचर नहीं देखते, बल्कि क्या देखते हैं? Z प्रभावी। तो इसमें संकरण हो जाएगा D2sp3 आंतरिक कक्षक संकुल, क्योंकि ये तीनों के तीनों D6 हैं। कोबाल्ट +3, रोडियम +3 और इरिडियम +3, तो तीनों D6 पे हैं और D6 पे हैं, तो तीनों का नेचर प्रतिचुंबकी हो जाएगा। यहां पर डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकी। ये भी ये कोबाल्ट, तो यहां तो अपन क्या देखेंगे? ये तो 3D श्रेणी का है, तो यहां तो लिगेंड की नेचर देखेंगे। तो ये तो क्या हो गया? अनुचुंबकी। ये तो क्या हो गया? अनुचुंबकी। अनुचुंबकी। इस पे कोबाल्ट +3 D6, तो D6 का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। लेकिन ये D2sp3 ये क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और यहां पर भी संकरण D2sp3 और इसका भी नेचर कैसा? प्रतिचुंबकीय, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो कोबाल्ट 3D का है, तो उसमें तो अपन क्या देखेंगे? कोबाल्ट 3D का है, तो उसमें तो लिगेंड की नेचर को देखेंगे। तो यहां पर तो फ्लोरिडो क्या है? दुर्बल लिगेंड। तो संकरण sp3d2, कोबाल्ट +3 का मतलब D6 पर हूं, D6 का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। लेकिन रोडियम और इरिडियम में अपन फ्लोरिडो को नहीं देखेंगे। फ्लोरिडो यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में काम करेगा तो क्यों? क्योंकि Z प्रभावी बढ़ गया, तो खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो आंतरिक कक्षक संकुल बनाएगा। तो दोनों की मैग्नेटिक नेचर कैसी हो गई? प्रतिचुंबकी। और ये क्या हो गया? अनुचुंबकी। और अगर अपन देखें तो अब नीचे जाओगे तो Z प्रभावी बढ़ेगा, और Z प्रभावी बढ़ेगा तो CFSE की वैल्यू इंक्रीज होगी। CFSE की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स जो तंत्र का स्थायित्व है, स्टेबिलिटी, इंक्रीज होगा। क्लियर है? ये हो गया पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट्स। पहला हो गया लिगेंड की प्रबलता, दूसरा हो गया केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व, थर्ड हो गया मेटल आयन 3D का है, 4D का है और 5D का है। तो नीचे जाओगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो लिगेंडो और मेटल आयन के बीच में वैद्युत आकर्षण के बल बढ़ेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी और CFSE की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। यह पॉइंट नंबर 3 हो गया स्टूडेंट्स। अब अपन पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं।
पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, संकुल की ज्यामिति। संकुल की ज्यामिति, ज्योमेट्री ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स मेरे पास है Ni NO2 4 2 नेगेटिव, वर्ग समतली संकुल है। मेरे पास है Ni NO6 4 नेगेटिव, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। दोनों जगह प्रबल लिगेंड है, NO2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और अगर प्रबल लिगेंड है तो इसमें संकरण DsP2 निकल +2 में है, +2 का मतलब D8 में है। D8 का मतलब अगर D8 विन्यास है, मेटल आयन 3D श्रेणी का है और 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई? स्क्वायर प्लेनर। संकरण हो गया DsP2 और हमारे पास ज्यामिति हो गई वर्ग समतलीय। इसमें डेफिनेटली संकरण D2sp, इसमें सॉरी निकल है, निकल +2 में है। और अगर निकल +2 में है तो इसका मतलब यहां पर D8, यहां पर भी D8 था। अपन जानते हैं D8 D9 D10 लिगेंड की प्रवृत्ति पर डिपेंड नहीं करते। अगर D8 D9 D10 विन्यास है तो हमेशा संकरण sp3 D2 निकल +2 के समस्त यौगिक, निकल +2 के समस्त अष्टफल की यौगिक sp3 D2 संकरण करेंगे और सदैव अनुचुंबकीय होंगे। T2G6 Eg2, T2G6 Eg2 का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। तो इसमें संकरण sp3 D2 बाह्यतम कक्षक संकुल बनाएगा। बाह्यतम कक्षक संकुल, बाह्यतम कक्षक संकुल ज्योमेट्री कैसी आएगी? अष्टफल की। अब मैं जानता हूं दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि मैं जानता हूं डेल्टा sp इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। स्क्वायर प्लेनर के लिए CFSE की वैल्यू 1.3 टाइम्स होती है डेल्टा O की। कब बात करेंगे अपन ज्योमेट्री की? जब लिगेंड सेम हो। दोनों जगह लिगेंड सेम है, NO2 और NO2। दोनों जगह मेटल आयन सेम है, निकल +2 निकल +2। ऑक्सीकरण संख्या सेम है, दोनों जगह +2 और +2। तो मैं जानता हूं ये मेरे पास किसका ऑर्डर हो गया? स्टेबिलिटी का, स्थायित्व का क्रम। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की संकुल के कंपैरिजन में क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि डेल्टा sp इज 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। ये एग्जाम्पल ले लिया। तो एक को तो अपन ने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और एक अपन ने अष्टफल की संकुल। डेफिनेटली हमारे पास इसमें ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 6 है, तो हमारे पास ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफल की। उसके बाद एक एग्जाम्पल और, मेरे पास है Fe Cl4 2 नेगेटिव, मेरे पास है Fe Cl6 4 नेगेटिव। दोनों पर मेटल पर ऑक्सीकरण संख्या +2,
यहां पर भी आयरन +2 में, यहां पर भी आयरन +2 में, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अपन जानते हैं डेल्टा टी इज 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। डेल्टा टी इट इज 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। तो अगर मेरे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए सीएफएसई की वैल्यू ज्यादा लिबरेट होगी, तो स्टेबिलिटी ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल से या अष्टफलकी की चतुष्फलकी से अधिक होगी। कब कंपेयर करेंगे? जब लिगेंड सेम हो, दोनों जगह क्लोरिडो है, दोनों जगह मेटल आयन सेम है Fe, और उस पर ऑक्सीकरण संख्या सेम है +2 और +2। तो डेफिनेटली हमारे पास स्टेबिलिटी या सीएफएसई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चाहे मैं स्टेबिलिटी की बात करूं चाहे सीएफएसई की बात करूं, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो संकुल की ज्यामिति ये कौन सा पॉइंट हो गया? पॉइंट नंबर 4। अब अपन पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। कीलेट प्रभाव ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास, वो है कीलेट प्रभाव। कीलेट प्रभाव अपन जानते हैं जैसे जैसे कीलेट वलियों की संख्या बढ़ेगी स्थायित्व तो बढ़ेगा। ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, जैसे जैसे कीलेट वलियों की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे कीलेट वलियों की संख्या बढ़ती है सीएफएसई की वैल्यू इंक्रीज होती है और स्थायित्व तो बढ़ता है। जैसे मेरे पास है Cr NH3 6 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें कीलेट वलियों की संख्या 0, इसमें कीलेट वले कितनी हो गई? 0, क्योंकि अमोनिया एक दंतुक लिगेंड है, वो तो कीलेट बनाएगा नहीं। मैंने क्या किया? 2 अमोनिया को हटाकर और 1 एथिलीन डाइअमीन ईन लगा दी, तो ईन द्विदंतुक लिगेंड है। तो हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ कीलेट रिंग, कीलेट वले की संख्या 1, क्योंकि ईन द्विदंतुक है, 1 कीलेट वले बना लेगा। तो यहां पर नंबर ऑफ कीलेट वले 0, यहां पर 1, समन्वय संख्या यहां पर भी 6, यहां पर 4, और ईन द्विदंतुक लिगेंड है, तो समन्वय संख्या फिर से 6। फिर से 2 अमोनिया हटाई और 2 अमोनिया हटाकर फिर 2 ईन लगा दी। ऑक्सीकरण संख्या वही रखनी है +3, मेटल आयन पर ऑक्सीकरण संख्या वही रखनी है। यहां पर भी क्रोमियम +3 में है, यहां पर भी क्रोमियम +3 में है, यहां पर भी क्रोमियम +3 में है, ऑक्सीकरण संख्या सेम। और फाइनली सारी अमोनिया हटा दी तो 3 ईन आ गई। यहां पर नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स, कीलेट वलियों की संख्या 0, यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3। तो जैसे जैसे कीलेट वलियों की संख्या बढ़ेगी, आप मेरे को बताओ, जैसे जैसे कीलेट वलियों की संख्या बढ़ेगी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो अपन बोलते हैं जैसे जैसे
कीलेट वलियों की संख्या बढ़ती है। संख्या बढ़ती है, स्थायित्व बढ़ता है। स्थायित्व बढ़ता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। मेरे पास है NiDMG डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, याद आ गया होगा, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, और NiEN होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, दो कॉम्प्लेक्स हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, याद आ गया होगा, इसका कौन सा प्रेसिपिटेट आता है, रोजी रेड प्रेसिपिटेट। निकल +2 डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीम के साथ रोजी रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। इसका IUPAC नेम बिस डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो निकल सेकंड। क्यों? क्योंकि DMG पर 1 पर चार्ज -1, तो 2 पे -2, तो निकल पे ऑक्सीकरण संख्या +2 आ जाएगी। IUPAC नेम बिस डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, बिस डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो निकल सेकंड। ये इसका IUPAC नेम है, रोजी रेड प्रेसिपिटेट होता है। DMG में दाता परमाणु नाइट्रोजन तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, संकरण DsP2 D8 में है, तो क्या होगा, संकरण जब DsP2 होगा तो D8 का मतलब प्रतिचुंबकी, तो DsP2 वर्ग समतली, और इसकी मैग्नेटिक नेचर प्रतिचुंबकीय। DsP2 में सदैव ज्यामिति क्या होती है, वर्ग समतली। यहां पर भी इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड, समन्वय संख्या 4, क्योंकि इन द्विदंतुक लिगेंड है। संकरण इसमें भी DsP2 ज्यामिति वर्ग समतली, और यह भी प्रतिचुंबकी। अब इसमें अपन देखें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अंत अणुक हाइड्रोजन बंधुता बताया था आपको शुरू में। इसका स्ट्रक्चर अगर अपन देखें DMG वाले का, सब पहले से बता रखा हूं। तो ये जो रोजी रेड प्रेसिपिटेट है, इस रोजी रेड प्रेसिपिटेट में ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है रोजी रेड प्रेसिपिटेट का। इसमें कितनी कीलेट वलय बनती है, 4। 2 तो 6 मेंबर्ड जिनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 1 2 3 4 5 और 6। एक तो 6 मेंबर्ड रिंग ये, एक 6 मेंबर्ड रिंग ये, और ये 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर्ड रिंग तो ये,
और 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर रिंग है। इसमें नंबर ऑफ कीलेट वलय कितनी होती है? 4, और इसमें 2। तो स्टेबल कौन है? डीएमजी वाला कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको याद आ गया होगा। ये रोजी रेड प्रेसिपिटेट, दोनों में संकरण DsP2, दोनों ही प्रतिचुंबकी। IUPAC नेम बिस डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल सेकंड, निकलेट नहीं, क्योंकि इस पर समन्वय संख्या, इस पर ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0, तो निकलेट यूज नहीं करूंगा, निकल सेकंड। इसका IUPAC नेम बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल सेकंड। संकरण DsP2 प्रतिचुंबकी ज्यामिति वर्ग समतली। रोजी रेड प्रेसिपिटेट होता है नहीं होता? इसमें DsP2 संकरण प्रतिचुंबकी, लेकिन नंबर ऑफ कीलेट वाले कितनी? 2। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीम मेटो वाले कॉम्प्लेक्स की ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू इन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास कीलेट वाले सेम है, तो फिर मैं डोनर एटम को देखूंगा, दाता परमाणु को। मेरे पास है COOX, ऑक्सिलेटो है 3 नेगेटिव। मेरे पास है CO-3 पॉजिटिव। दोनों पे कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या, बोलो बेटा, दोनों पे कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +3, ये भी +3, ये भी +3। दोनों में संकरण D2sp3 बता रखा है। ये D2sp3 आंतरिक कक्षक संकुल और ये प्रतिचुंबकीय। ये भी D2sp3 आंतरिक कक्षक संकुल और प्रतिचुंबकीय। दोनों में कीलेट वलियों की संख्या, इसमें भी कीलेट वाले 3 और इसमें भी कीलेट वाले 3। तो जब दोनों में कीलेट वाले सेम है, तो फिर अपन डोनर एटम दाता परमाणु को देखेंगे। इसमें दाता परमाणु ईन में कौन है? नाइट्रोजन। और ऑक्सिलेट में दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की डोनर कैपेबिलिटी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से। तो अगर दोनों में कीलेट वाले सेम है, इसमें भी कीलेट वाले 3, इसमें भी कीलेट वाले 3, तो फिर अपन डोनर एबिलिटी पर आएंगे। इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। इसमें डोनर एटम कौन है? दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। इसमें दाता परमाणु कौन है? इसमें दाता परमाणु है ऑक्सीजन। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है? नाइट्रोजन इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? CO-3 पॉजिटिव की ऑक्सिलेट वाले से ज्यादा हो गई। तो ये किसका ऑर्डर हो गया? ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। या अपन कहें तो इसके लिए CFSE की वैल्यू ज्यादा लिबरेट होगी इसके कंपैरिजन में। तो अगर हमारे पास कीलेट वलियों की संख्या सेम है, तो फिर अपन डोनर एटम पर आएंगे। नाइट्रोजन इज ए बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम विद्युत ऋणात्मक है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। स्टूडेंट्स, ये आज अपन ने क्या पढ़ा अपने लेक्चर में? आज अपन ने पढ़ा CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। अब अगले लेक्चर पे अपन CFSE की एप्लीकेशन देखेंगे। एक तो कलर ऑफ द कंपाउंड्स, यौगिकों के रंग, उसमें 2 आएगा, एक तो DD संक्रमण और एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। उसके बारे में अपन अगले लेक्चर पे चर्चा करेंगे। और फिर अपन CFT की एप्लीकेशन खत्म करने के बाद, उसके बाद फिर अपन आइसोमेरिज्म, उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता, उसके बारे में अपन बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।